डीडी उर्दू। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश में वालोंग वॉर मेमोरियल पर पेश किया खराज अकीदत। असम के डिब्रूगढ़ में बीजेपी के नए दफ्तर के भूमि पूजन में की शिरकत। अवामी मीटिंग से किया खिताब, कहा 2024 में 300 से ज्यादा सीटों के साथ तीसरी बार बनेगी हुकूमत। किसानों के लिए अच्छी खबर, भारतीय महकमा मौसमियात ने कहा इस साल मानसून रहेगा मामूल के मुताबिक। जुनूब मगरबी मानसून के लिए पेशनगोई की जा रही है। मानसून के 96% रहने की जाहिर की तवक्को। बिहार के नायब वजीर आला तेजस्वी यादव नौकरी के बदले जमीन घपले में दिल्ली में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के सामने हुए पेश। तेजस्वी यादव मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए हुए पेश। इस मामले में सीबीआई ने भी उनसे की थी पूछताछ। तेजस्वी यादव पर रेलवे में नौकरी देने के बाद जमीन लेने का इल्जाम। कांग्रेस हाईकमान की वार्निंग के बावजूद अशोक गहलोत हुकूमत के खिलाफ सचिन पायलट का भूख हड़ताल। वादे पूरे न करने पर पायलट अपनी ही पार्टी की हुकूमत के खिलाफ उतरे मैदान में। कांग्रेस ने किया खबरदार, ऐसी कोई भी हरकत तस्वुर की जाएगी पार्टी मुखालिफ सरगर्मी। आरएसएस रूट मार्च केस में तमिलनाडु हुकूमत को बड़ा धचका। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर तमिलनाडु हुकूमत की दरख्वास्त की मुस्तरद। हाई कोर्ट ने रूट मार्च के हवाले से आरएसएस पर शराइत आयद करने के फैसले को किया मनसूख। खेल की खबरों में आईपीएल में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। दोनों टीमें अपनी पहली जीत की तलाश में उतरेंगी मैदान पर। कल के सनसनीखेज मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को दी थी 1 विकेट से शिकस्त। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के अरुणाचल प्रदेश के दौरे का आज आखिरी दिन है। अमित शाह ने आज वालोंग वॉर मेमोरियल पर खराज अकीदत पेश किया। इससे पहले पीर को अमित शाह ने अंजाव जिले के एक सरहदी गांव खिबितो में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का आगाज किया। इस मौके पर असम के वजीर आला हेमंता बिस्वा शर्मा, मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल और रियासती बीजेपी लीडर भी मौजूद रहे। वजीर दाखिला अमित शाह ने डिब्रूगढ़ में एक जलसा आम से भी खिताब किया और कहा कि 2024 के इंतखाबात में मौजूदा हुकूमत 300 से ज्यादा सीटें जीतकर फिर से सरकार बनाएगी। अमित शाह ने अपने खिताब में यकीन जाहिर किया कि 2024 के इंतखाबात के बाद 300 से ज्यादा सीटें जीतकर वजीर आजम मोदी की क़यादत में तीसरी मरतबा मरकज में हुकूमत बनेगी। भारतीय जनता पार्टी संगठन के आधार पर चलने वाली पार्टी और कार्यालय भारतीय जनता पार्टी का सभी गतिविधियों का केंद्र होता है। अभी अभी नॉर्थ ईस्ट के अंदर 3 राज्यों के चुनाव हुए। तीनों राज्य में भारतीय जनता पार्टी सरकार का हिस्सा है। नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों में मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और इसी के कारण नॉर्थ ईस्ट का विकास हुआ।
और किसानों के लिए काफ़ी अच्छी खबर है, इस साल मानसून के मामूल के मुताबिक रहने की उम्मीद है। भारत के महकमा मौसमियात ने आज मानसून के सिलसिले में पेशन गोई जारी की है। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा ने कहा है कि मुल्क भर में जुनूब मगरबी मानसून के जून तक सितंबर 96% रहने की तवक्को है। पूरी भारत में जून से सितंबर के अंदर जो बारिश होने वाला है वो लॉन्ग पीरियड एवरेज का 96% होने का पूर्वानुमान किया जा रहा है। लॉन्ग पीरियड एवरेज का मतलब होता है कि 1971 से 2020 के बीच में जो बारिश रिकॉर्ड किया गया, इसको आधार करके एक एवरेज फिगर निकाला गया जो है 87 सेंटीमीटर पर कंट्री एज ए होल। जब मैं 96% रेनफॉल का पूर्वानुमान कर रहा हूं, इसका मतलब है कि 87 सेंटीमीटर की 96% यानी लगभग 83.5 सेंटीमीटर रेनफॉल पूरे देश में रेनफॉल होने का पूर्वानुमान किया जाता है। महकमा मौसमियात का कहना है कि दुनिया भर में गर्मी का बायस बनने वाले एल नीनो का असर मानसून के दौरान पैदा हो सकता है और इसका असर मानसून के दूसरे निस्फ में देखा जा सकता है। एल नीनो के साथ मॉनसून से रेनफॉल का ऐसे 1-to-1 रिलेशनशिप या डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। ऐसे 40% ईयर्स होता है जब एल नीनो के साथ भी नॉर्मल नहीं तो एबो नॉर्मल रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया है। अगली खबर, बिहार के नायब वजीर आला तेजस्वी यादव आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के सामने पेश हुए ताकि मुलाजमत के बदले जमीन के घपले से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ की जाए। काबिल जिक्र है कि सीबीआई ने गुज़िश्ता माह इस मामले में उनसे पूछताछ की थी। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने इस मामले में तेजस्वी यादव को तलब किया है। ईडी ने सीबीआई की एफआईआर की बुनियाद पर मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इससे पहले ईडी अफसरान उनकी बहन और राज्यसभा मेंबर मीसा भारती से पूछताछ कर चुके हैं। इस घपले में ईडी ने अब तक 600 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिलने का दावा किया है। ईडी के मुताबिक जराइम से बनाई गई जायदादों में 350 करोड़ रुपए की गैर मनकूला जायदादें शामिल हैं। इसके अलावा बेनामी लोगों के जरिए लालू यादव के खानदान को 250 करोड़ रुपए आए थे। इल्जाम है कि लालू प्रसाद यादव के वजीर रेलवे के दौर में रेलवे के कई जोन में तकर्रियों के लिए लोगों से नौकरियों के बदले जमीनें ली गई थी। कांग्रेस में लीडरों की आपसी नाइत्तेफाकी एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार चर्चा में राजस्थान के मजबूत लीडर सचिन पायलट हैं, जो अपनी ही पार्टी के खिलाफ जयपुर के शहीदों की यादगार पर सुबह से भूख हड़ताल पर हैं। भूख हड़ताल के बारे में सचिन पायलट का कहना है कि कांग्रेस के कौलो-फिल में तजाद है। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने अपने किसी भी हामी लीडर और एमएलए को भूख हड़ताल में शामिल होने के लिए बाज़ाब्ता दावत नहीं भेजी है, लेकिन उनके अपने हल्का टोंक और सवाई माधोपुर समेत कई अजला के कारकुनान और हामी भी इस भूख हड़ताल में शामिल हो गए हैं। और राजस्थान में लीडर हिज़्ब इख्तिलाफ राजेंद्र राठौर ने कहा है कि पायलट को कांग्रेस हुकूमत के 4 साल और 4 माह के दौर में होने वाली बदउनवानी की मुनसिफाना जांच का मुतालबा भी करना चाहिए। सरकार का अंतर्किला अब चरम पर है। अपमान की राजनीति इस कदर इस आगे पहुंच गई है कि आखिर जिस व्यक्ति ने सरकार को निर्माण में सबसे अहम भूमिका निभाई थी, आज वो अनशन पर जा रहे हैं, सहारा ले रहे हैं पूर्ववर्ती सरकार का। उनके मन में पीड़ा है अपने अपमान की और इस सरकार के में भ्रष्टाचार के तांडव की। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को तमिलनाडु में रूट मार्च निकालने की इजाजत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने रूट मार्च की इजाजत देने के मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से तमिलनाडु हुकूमत को धचका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ रियासती हुकूमत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। मद्रास हाई कोर्ट ने आरएसएस को रूट मार्च की इजाजत दी थी, लेकिन रियासती हुकूमत ने इस हुक्म के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करते हुए कहा था कि कुछ जगहों पर गैर मशरूत रूट मार्च करने से अमन व अमान की सूरत हाल खराब हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने रियासती हुकूमत की इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। यूनाइटेड किंगडम के एक पार्लिमानी वफ्द ने आज नायब सदर जगदीप धनखड़ से मुलाकात की और दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी, कारोबारी और अवाम के दरमियान ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। नायब सदर ने ट्विटर पर कहा कि बैरोनेस वर्मा और लॉर्ड करन बेलमोरिया के ज़ेर क़यादत बरतानिया के एक पार्लिमानी वफ्द ने आज
नायब सदर जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। इस दौरान दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी, तिजारती और आवाम के दरमियान ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। ताल्लुकात के मामले में उन्होंने भारत बरतानिया ताल्लुकात को मजीद बुलंदियों तक ले जाने का अज़्म का इजहार किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल यानी बुध को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये ट्रेन जयपुर से दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन के दरमियान चलेगी। इस वंदे भारत एक्सप्रेस की बाकायदा सर्विस 13 अप्रैल से शुरू होगी और अजमेर और दिल्ली कैंट के दरमियान जयपुर, अलवर और गुड़गांव के स्टॉप के साथ चलेगी। नई वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली कैंट और अजमेर के दरमियान का फासला 5 घंटे 15 मिनट में तय करेगी। इस रूट पर मौजूदा तेज तरीन ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस है, जो दिल्ली कैंट से अजमेर तक 6 घंटे 15 मिनट लेती है। इस तरह नई वंदे भारत एक्सप्रेस इस रूट पर चलने वाली मौजूदा तेज तरीन ट्रेन से 60 मिनट तेज होगी। अजमेर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस हाई राइजर ओवरहेड इलेक्ट्रिक इलाके में दुनिया की पहली नीम तेज रफ्तार मुसाफिर ट्रेन होगी। ये ट्रेन पुष्कर, अजमेर शरीफ, दरगाह समेत राजस्थान के अहम सियाहती मकामात की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगी। बेहतर राब्ते से खत्ते में समाजी और इक़्तिसादी तरक्की को भी फ़रोग़ मिलेगा। और वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में 31वें केंद्रीय सैनिक बोर्ड की मीटिंग में शिरकत की। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि उन्हें खुशी है कि मरकज़ और रियासत दोनों मिलकर फ़ौजियों के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब फ़ौजी सरहद की हिफाजत करते हैं तो वो किसी खास रियासत की नुमाइंदगी नहीं करते, बल्कि मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं। हम सब के लिए यह खुशी की बात है कि हमारे सैनिकों के कल्याण के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने हमेशा मिलकर काम किया है और यह विषय उन विषयों में से एक है जिसमें दोनों सरकारें बढ़ चढ़कर अपना योगदान देती रही हैं। कभी भी हमें यह सुनने को नहीं मिला है जब राज्य सरकारें यह कहें कि यह सब्जेक्ट तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है और इसलिए सैनिकों के कल्याण का मुद्दा केंद्र का मुद्दा है, अथवा केंद्र बोले कि सभी राज्य अपने अपने सैनिकों के बारे में चिंता करेंगे। या कोई एक दूसरे को कभी नहीं कहता है। और कोविड इन्फेक्शन से निपटने की तैयारियों को जांचने के लिए 2 रोज़ा मुल्क गिर मॉक ड्रिल का आज आखिरी दिन है। कल से शुरू होने वाली इस मॉक ड्रिल के तहत मुल्क भर के मुंतखब अस्पतालों में कोविड-19 की रोकथाम और इंतजामात के लिए दस्तियाब वसाइल की तैयारी का आज जायजा लिया जाएगा। इस दौरान तिब्बी इदारों में दस्तियाब बेड्स, एम्बुलेंस का सामान, अद्वियात और इफराती क़ुव्वत को कोविड-19 के इंतजाम की तैयारियों के लिए टेस्ट किया जाएगा। इसके अलावा ऑक्सीजन सप्लाई के आलात और ज़िंदगी बचाने वाले आलात के जरिए उनके तरीक़ाकार को भी यकीनी बनाया जाएगा। दूसरी जानिब मरकजी वज़ीर सेहत डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कल दिल्ली के RML अस्पताल में मॉक ड्रिल का जायजा लिया और सेहत कारकुनों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कोविड-19 की रोकथाम और इंतजाम के लिए तिब्बी ICU बेड्स और मेडिकल ऑक्सीजन जैसे वसाइल की दस्तियाबी का भी जायजा लिया। और अब कोरोना इन्फेक्शन की ताज़ा तरीन आदाद शुमार को देखते हैं। वज़ारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 5,676 नए केसेस दर्ज हुए हैं। इसके साथ ही गुज़िश्ता 24 घंटे में 3,761 मरीज इलाज के बाद सेहतयाब भी हुए हैं, जिसके बाद मुल्क में सेहतयाबी की शरह 98.73% हो गई है। इसी वक्त हफ्तेवार पॉजिटिविटी की शरह फ़िलहाल 3.81% रिकॉर्ड की गई है। इसके साथ ही यौमिया पॉजिटिविटी शरह 2.88% रिकॉर्ड की गई है। अब मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 37,093 है। मुल्क में टीकाकारी में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। कोविड की वबा के खिलाफ सबसे मौसर हथियार के तौर पर शुरू की गई वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मुल्क में अब तक 220.66 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। गुज़िश्ता 24 घंटे में 358 से ज़्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई। उधर महाराष्ट्र में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 328 नए मामले दर्ज हुए हैं। इसके साथ ही एक्टिव केसेस की तादाद बढ़कर 4,676 हो गई है। रियासती सतह के बुलेटिन के मुताबिक मुंबई में सबसे ज़्यादा 228 केस रिपोर्ट हुए हैं। उसके बाद पुणे में 50, नागपुर में 18, अकोला में 10, लातूर में 8 और नासिक और कोल्हापुर में 5 मामले सामने आए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में रियासत में कोविड से एक मरीज़ की मौत की इत्तला भी मिली है। रियासत में अमवात की शरह 1.82% है। दरअसल गुज़िश्ता 24 घंटों में मजमूई तौर पर 247 मरीज़ सेहतयाब हुए हैं, जिससे सेहतयाबी की शरह 98.12% हो गई है।
अगली खबर, प्रयागराज के उमेश पाल अगवा केस में उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के बाद माफिया डॉन अतीक अहमद को एक बार फिर प्रयागराज गुजरात के साबरमती जेल में लाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की पुलिस अतीक अहमद को लेने सुबह ही साबरमती जेल पहुंच गई। अतीक अहमद को उमेश पाल के सिलसिले में प्रयागराज लाया जा रहा है। अतीक अहमद को सड़क के जरिए साबरमती से प्रयागराज लाया जा रहा है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने भारत के खिलाफ मनफी मगरबी तस्वुर पर शदीद हमला किया है। वाशिंगटन में एक तकरीब में वजीर खजाना ने भारत के मुसलमानों की हालात पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि अक़लियतों का रोना रोने वाले पाकिस्तान से भी बेहतर भारत में मुसलमान खुशहाल और महफूज हैं। सीतारमन ने कहा कि मगरबी मीडिया में कहा जाता है कि भारत में हुकूमत की हिमायत से मुसलमानों का जीना मुश्किल किया जाता है, लेकिन ये सब बेबुनियाद है। वजीर खजाना ने कहा कि अगर ऐसा होता तो भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला मुल्क कैसे होता। वजीर खजाना ने कहा कि पाकिस्तान के बरक्स भारत में मुसलमानों की आबादी 1947 में आज़ादी के बाद से तेज़ी से बढ़ रही है। ये सिर्फ इसलिए है कि भारत में हर तरह का मुसलमान अपना कारोबार कर रहा है, उनके बच्चों को तालीम दी जा रही है, स्कॉलरशिप दी जा रही है। वजीर खजाना ने मजीद कहा कि पाकिस्तान में हर अक़लियत अपनी तादाद में कम हो रही है। खुद को एक इस्लामी मुल्क करार देने के बाद भी वहाँ के पास मुस्लिम फ़िरक़ों पर हमले और उनका सफाया किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी मुल्क में हर किसी को अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास है। But however said, minorities will be protected. Every minority has been dwindling in its number, or if I may use the word which is harsher, decimated in Pakistan. Even some of the Muslim sects have also been decimated. Violence prevails against Muhajirs, Shia, and every other group you can name, which is not accepted by the mainstream, I don't know, Sunnis probably. Whereas in India, you would find every strand of Muslim doing their business, their children getting educated, fellowships are being given by the government. मरकज़ी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड IMF और वर्ल्ड बैंकिंग ग्रुप की सालाना मीटिंग में शिरकत के लिए अमेरिका के दौरे पर हैं। निर्मला सीतारमन आज अपने अमरीकी हममनसब जैनेट येलेन से मुलाकात करेंगी। दोनों रहनुमाओं के दरमियान बाहिमी दिलचस्पी के तमाम उमूर पर बातचीत की जाएगी। इससे पहले कल निर्मला सीतारमन ने पैटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकनॉमिक्स के एक प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस मुश्किल वक्त में G20 की सदारत भारत के लिए खुद को साबित करने और ठोस मसाइल पर तमाम ममालिक को एक साथ लाने की सिमत में काम करने का एक बेहतरीन मौका है। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने कहा कि चीन की ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के सबब दुनिया की सप्लाई चेन मुतासर हुई है। निर्मला सीतारमन ने मजीद कहा कि हालिया बरसों में भारत ने कई ममालिक के साथ आज़ाद तिजारती समझौते किए हैं। और इस बीच वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर युगांडा और मोज़म्बिक के 6 रोज़ा दौरे पर हैं। एस जयशंकर ने युगांडा के कंपाला में तुलसी घाट प्रोजेक्ट के आगाज़ में शिरकत की। अपने खिताब में वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने कहा कि भारत की तहज़ीब दुनिया की कदीम तरीन तहज़ीबों में से एक है। There have been many great civilizations. If you look today, which one of the great civilizations has survived as a nation state? Actually, only 2 big ones. Yes, there are others. There is a Greece. There may be, there are the civilizations today in Iraq and Syria. There is Egypt. I accept that, but I would say India and China actually stand out in this regard. And the rise of a civilization state has to be reflected in how its heritage and its history is presented. How its own people actually appreciate it. What is the value that they put on it? How are they able to present it to the world? How are they able to present it to themselves? चंद्रयान 2 मिशन हमारे खलाई साइंसदानों के अज़्म और पेशरफ्त को ज़ाहिर करता है। तमाम तर रुकावटों के बावजूद इसका मदार खला में काम करता रहा। खलाई साइंसदानों ने इसे अपनी कामयाबी करार दिया। वज़ीर आज़म ने न सिर्फ उनकी सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया, बल्कि उनकी हौसला अफजाई भी की और मुस्तक़बिल के खलाई मिशन के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। चंद्रयान मिशन के आगाज़ के एक हफ्ते बाद 28 जुलाई 2019 को नशर होने वाले मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर आज़म ने इस मिशन के बारे में मुस्बत बात की और आज भी ये मुताल्लिक़ा है। अगर आप मुझसे पूछें कि चंद्रयान 2 से
मुझे कौन सी दो बड़ी सीख मिली, तो मैं कहूंगा ये दो सीख हैं, फेथ और फियरलेसनेस, यानी विश्वास और निर्भीकता। हमें अपने टैलेंट्स और कैपेसिटीज पर भरोसा होना चाहिए, अपनी प्रतिभा और क्षमता पर विश्वास करना चाहिए। आपको ये जानकर खुशी होगी कि चंद्रयान-2 पूरी तरह से भारतीय रंग में ढला है। यह हार्ट एंड स्पिरिट से भारतीय है, पूरी तरह से एक स्वदेशी मिशन है। आज पार्किंसन का आलमी दिन है। इस दिन का बुनियादी मकसद दुनिया भर के लोगों में पार्किंसन की बीमारी के बारे में मालूमात और आगाही फैलाना है। पार्किंसन असाबी निज़ाम में बतदरीज बिगाड़ पैदा करने वाली बीमारी का नाम है, जो जिस्मानी हरकत पर असरअंदाज होती है और बतदरीज बढ़ती जाती है। इब्तिदा में इस बीमारी का एहसास नहीं होता है। मरकजी वज़ीर खेल अनुराग सिंह ठाकुर ने आज बुलंदशहर MP स्पोर्ट्स कंपटीशन 2023 प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए कहा कि मोदी हुकूमत के दौर में खेलों की सिमत में एक बेमिसाल इनकलाब देखने में आया है। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत खिलाड़ियों की बैरून मुल्क तरबियत के तमाम अखराजात बर्दाश्त करती है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 2014 में आते ही खेलों को प्राथमिकता देने की शुरुआत कर दी और उसका लाभ क्या मिला। आज देखिए, खिलाड़ियों को जो एलीट ग्रुप में आ जाते हैं, उनके रहने की, खाने की, ट्रेनिंग की, देश की, विदेश की सारा खर्चा मोदी सरकार उठाती है, करोड़ों रुपए, और सारा खर्चा बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रेनिंग का तो उठाती है। 6 लाख रुपया साल का जेब खर्च भी खिलाड़ियों को देने का काम करती है। दूसरा चरण आता है खेलो इंडिया डेवलपमेंट एथलीट का। उनका भी बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रेनिंग सारा खर्चा हम लोग सहन करते हैं और उनको भी 3 लाख रुपया साल का जेब खर्च अलग से देते हैं, पूरा खर्चा भी और 3 लाख जेब खर्च भी। फिर अगला आता है खेलो इंडिया एक्रेडिटेड एकेडमी में जो खिलाड़ी आते हैं। ये जो खेलो इंडिया एथलीट है, इनके भी रहने, खाने का, ट्रेनिंग का पूरा खर्चा भारत सरकार उठाती है और इन 3000 खिलाड़ियों को 1,20,000 रुपया जेब खर्च साल का भारत सरकार देती है। इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL में आज दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। ये मैच दिल्ली में खेला जाएगा। मौजूदा सीजन में मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स की कारकर्दगी बहुत खराब रही है। दोनों टीमों में से किसी को भी अब तक एक भी मुकाबले में कामयाबी नहीं मिल पाई है। और भारतीय पहलवान विकास ने एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप के दूसरे दिन कांसे का तमगा जीत लिया है। मुकाबले के 72 किलोग्राम ग्रेको रोमन ज़ुमरे में विकास ने चीनी पहलवान जेंटिन को 0-8 से शिकस्त दी। विकास ने अपने चीनी हरीफ को सिर्फ 1 मिनट 41 सेकंड में शिकस्त देकर कांसे का तमगा जीता। उधर भारतीय तैराकों ने भी थाईलैंड एज ग्रुप और ओपन चैंपियनशिप में 8 तमगे जीत लिए हैं। भारतीय तैराक अनीश गौड़ा ने 200 मीटर फ्री स्टाइल मुकाबले में कांसे का तमगा जीता और साजन प्रकाश ने 50 मीटर फ्लाई में चांदी का तमगा जीता। नैतिक हरी ने 200 मीटर बैक स्ट्रोक मुकाबले में कांसे का तमगा जीता, जबकि शुभंकर और सृष्टि उपाध्याय ने 50 मीटर फ्लाई जुमरे में कांसे का तमगा जीता। इससे पहले भारत के कुशागर रावत ने 800 मीटर फ्री स्टाइल जुमरे में तलाई तमगा जीता था। ऋचा मिश्रा ने 1500 मीटर फ्री स्टाइल जुमरे में चांदी का तमगा जीता है, जबकि भारतीय तैराक अनीश गौड़ा 800 मीटर फ्री स्टाइल जुमरे में कांसे का तमगा जीतने में कामयाब हुए हैं। और नाज़रीन, अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन इससे पहले आपको छोड़ जाते हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्रीज के मशहूर गुलकार और अदाकार कुंदन लाल सहगल के सदाबहार नगमों के साथ। आज उनका यौम पैदाइश है। आप इन खूबसूरत नगमों से महजूज हों और हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। तेरे मंदिर में देखा तेरा, तेरे मंदिर में देखा तेरा, रूठ न जाए पिया तेरा, रूठ न जाए पिया तेरा। दिया जलाओ मतवारे तुम्हारे, हम पर जुल्म करे, हम पर जुल्म करे। नैनों में नहीं तो सुध बुध खोए, नैनों में नहीं तो सुध बुध खोए। चुप
हो तो उदासी डसती है, हंस दे तो खुदाई हंसती है। बोले तो फिजा नूरानी, बोले तो फिजा नूरानी, सपनों की रानी, मेरे सपनों की रानी, रोही 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 मेरे सपनों की रानी। उम्मीद के फूलों से इस घर को सजाया था, एक भेदी लूट गया। हम जी के क्या करेंगे, हम जी के क्या करेंगे, जब दिल ही टूट गया।